3D सीरीज की बात कर, लेफ्ट टू राइट। पहले बात तो होती क्या है आयोनाइजेशन थेरेपी, बहुत सिंपल सी बात है। आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो आपको सारी के सारी एक्सेप्शन इस वीडियो में कवर कर रखी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब, क्या हालचाल। तो आई नो माहौल बहुत गर्म है, क्योंकि मैम नीट का एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है धड़कनें बहुत तेज हो रही है ना, सही बात बोल रही हूँ ना नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने के लिए, एक तुम्हारी हेल्प करने के लिए गुंजन मैम हमेशा हाजिर हो जाती हैं। तो आज का सेशन इसीलिए बहुत खास है क्योंकि आज हम इनऑर्गेनिक के सारी एक्सेप्शंस इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। ट्रेंड्स तुम लोगों को पता है, जनरल ट्रेंड्स तुम जानते हो, लेकिन जहां एक्सेप्शन आ जाती है वहीं फंस जाते हो, क्योंकि एनटीए में जानबूझ के एग्जाम में क्या देगा, जानबूझ के एग्जाम में एक्सेप्शंस देगा। तो आपको सारी के सारी एक्सेप्शन इस वीडियो में कवर कर रखी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो माय सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितनी भी एक्सेप्शन है उसको वन शॉट के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार मुझे ये बता देना कि क्या तुमने एक्सेप्शंस लिस्ट आउट कर दी है, और तुम्हें फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कौन सा पोर्शन है जो इजी लगता है और कौन सा पोर्शन है जो हार्ड लगता है, ताकि उसी पे मैं सेशंस लेके आ जाऊँ। तुम लोग मुझे कमेंट में डाल देना, और मैं वैसा ही करती हूँ, जहाँ पे जो लगता है मुझे, जो बच्चा डिजायर करता है वैसे सेशन हम लेके आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, पहली एक्सेप्शन किसके रिलेटेबल है, एटॉमिक रेडियाई के। तो जनरली हम जानते हैं कि मैम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है बच्चा लोग, डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज। क्यों होता है डिक्रीज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जितना न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने पास, क्योंकि साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, है ना। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा, क्योंकि न्यूक्लियस पास बुला लेगा। और टॉप टू बॉटम जाने पर शेल बढ़ते हैं, और जितने जैसे जैसे शेल बढ़ते रहेंगे साइज बढ़ता रहेगा। ये बात तुम लोग जानते हो, इतना तो तुम्हें सबको पता है। लेकिन अब आती है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन किसकी बच्चा लोग, बोरोन फैमिली में देखो, बोरोन में बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ऐसा ही याद किया था। तो ये मेरा सेकंड पीरियड का है, ये मेरा थर्ड पीरियड का है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s में 2 और 3p में 1, लेकिन ये मेरे पास फोर्थ पीरियड का है, और फोर्थ पीरियड में हमारे पास 3D भी आ जाते हैं। तो इसका पास क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10, 4s2 और 4p1। आउटर में तो यही है, लेकिन इसके पास 3D भी आ चुके हैं, राइट एवरीवन। तो 3D क्या करते हैं, आग लगाने का काम मैम, ये पुअर शील्डिंग करते हैं, शील्ड कम होती है इनकी, पुअर शील्डिंग करते हैं। अगर शील्डिंग खराब है, शील्ड अच्छी नहीं है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगाएगा, और जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा बच्चा लोग, छोटा हो जाएगा। इसीलिए एल्यूमिनियम और गैलियम में, गैलियम का साइज क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। मतलब मैं कह सकती हूँ बोरोन का सबसे छोटा होगा, उसके बाद में गैलियम का आएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम का आएगा, फिर इंडियम का, फिर थैलियम का। ये साइज बन जाएगा आपका ऑर्डर। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रेंड पूछा जा सकता है, बहुत 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 ऑब्वियस है इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका ट्रेंड आपको याद होना चाहिए। ये एटॉमिक रेडिया की बात कर रहे हैं, आयोनिक का नॉर्मली होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सेम जाता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। ये एटॉमिक रेडिया का ट्रेंड होता है। उसके बाद 3D सीरीज की बात करते हैं। तो बच्चे 3D सीरीज में क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यहाँ आयरन तक तो सब कुछ सही चल रहा है। लेफ्ट टू राइट साइज कम होना चाहिए, साइज कम हो रहा है, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो साइज घट जाता है ना जी, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर ये 3 ऐसे महारथी है जो सेम साइज लेके बैठे हुए हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि किसका साइज सेम रहता है, कंपेरेबल रहता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल। इसमें आपका कंपेरेबल रहता है साइज कंपेरेबल। क्यों मैम, ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों, क्योंकि एक एक करके डी में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, है ना, डी में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। डी सीरीज का है ना, 3D सीरीज का, एक एक करके 3D में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो वो उसको क्या करेगा, रिपल्शन भी होगा, यहाँ पर रिपल्शन का फैक्टर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा था, लेकिन अब इतने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो रिपल्शन भी होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंपेरेबल रहेगा। और कॉपर और जिंक में इतना रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, इतना रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा कि साइज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका जनरल ट्रेंड है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आपके डी ब्लॉक के अंदर, अगर 3D, 4D, 5D सीरीज का ट्रेंड कंपेयर किया जाए, 3D, 4D एंड 5D। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चे, ये वाला ट्रेंड तो जनरल रहता है, यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं होती। स्कैंडियम, फिर यट्रियम, और उसके बाद में लेंथेनम। यहाँ पर टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होता है मैम, बढ़ता है, साइज बढ़ता है ना। यहाँ पर तो ओके है, लेकिन तुम्हें पता है किसने एंट्री मारी, तो यहाँ पर लेंथेनम के बाद एंट्री मारी है लेंथेनाइट्स ने, है ना, लेंथेनाइट्स ने एंट्री मारी है। तो यहाँ पे जैसे लेंथेनाइट्स की एंट्री होगी तो यहाँ पर लेंथेनाइट्स एफ ब्लॉक वाले होते हैं, और इसका तो बाप रे बाप और पुअर शील्डिंग होती है, और पुअर शील्डिंग होती है। और तुम्हें एक ना जनरल ट्रेंड लिखवा देती हूँ, जितनी ज़्यादा शील्डिंग जितनी ज़्यादा शील्डिंग, साइज उतना
ज़्यादा। और साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो तुम्हें पता है इन्वर्सली होता है, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, जितना शील्डिंग खराब साइज उतना कम, है ना, शील्डिंग खराब साइज उतना कम। इसीलिए ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ना चाहिए था, बट यहाँ पर शील्डिंग खराब होने की वजह से, इसमें एफ की एंट्री होने की वजह से साइज कंपेरेबल रहता है किसका, 4D और 5D का आफ्टर लेंथेनम। ठीक है जी, इसके बाद वाले देखने हैं। तो ये आपका एक बहुत अच्छा ट्रेंड था। उसके बाद हम चलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे, लेफ्ट टू राइट। पहले बात तो होती क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बहुत सिंपल सी बात है, आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, उसी को अपन आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, है ना जी। अब ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है न्यूक्लियस के, आसानी से निकल जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होगी। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, यानी हाफ फिल्ड होगा या फिर फुल फिल्ड होगा, उसको स्टेबल बोलते हैं। हाफ या फिर फुल फिल्ड होगा, अगर ऐसा कुछ है तो वो स्टेबल है। वो कहेगा मैं क्यों निकालूं इलेक्ट्रॉन, अगर मैं स्टेबल हूं तो मैं क्यों निकालूं इलेक्ट्रॉन, तो आसानी से नहीं निकालेगा, आसानी से नहीं लगाएगा, तुम्हें जबरदस्ती करनी पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन मतलब कितना न्यूक्लियस के पास है, वो होते हैं ना, कुछ बच्चे फेवरेट होते हैं, है ना, तो ये वही वाली बात है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में एन सेम होता है, यानी शेल सेम होता है, लेकिन एल डिफरेंट होता है, यानी एल का वैल्यू अलग होगा। तो एस का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी एस की ज्यादा होती है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ होती है। ठीक है, कैटायन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनायन के चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा, और जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम। अब ये बच्चे बात करते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि क्या होना चाहिए मैम आपके हिसाब से, सही या फिर गलत। चलो इधर ट्राई करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखो, अगर मैं कहूँ लिथियम, ये मैंने आउटर इलेक्ट्रॉन का सब शेल लिख दिया, है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। आपको लेफ्ट टू राइट क्या बताना होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। लेफ्ट टू राइट क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है या कम होती है। तो मैम हमें पता है साइज जो है वो क्या होता है, कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। और टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, ज्यादा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। साइज की इनवर्स होती है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तो ज्यादा कर देते हैं, है ना, ज्यादा कर देते हैं, 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 ऐसे। ये जनरल तुमने सोचा था वो होगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। कैसे मैम, देखो बेरिलियम और अगर बात करें बोरोन की, बच्चे यहाँ पर देखो, सभी इधर आ जाओ, बेरिलियम और बोरोन की बात करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, एस से, और इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, पी में। तो कौन आसानी से निकालेगा, एस का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, इसीलिए बेरिलियम की ज्यादा वैल्यू होगी एज कंपेयर टू बोरोन, ये चीज याद रखना। और ऐसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखा जाए तो नाइट्रोजन में 2p3 है। 2p3 का मतलब कि p में 3 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, कुछ ऐसे 1, 2 और 3, और यहाँ 2p4 है, यानी इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे भरे जा रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। बच्चे ये सुन लो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इनऑर्गेनिक खेल ही इस चीज का है, एक्सेप्शंस का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड है और यहाँ पे हाफ फिल्ड नहीं है, तो साथ ही में क्या कहेंगे, यहाँ पर रिपल्शन नहीं है और यहाँ पे रिपल्शन होने स्टार्ट हो गए हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा है, तो ये आसानी से निकालना चाहेगा अपने इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो इसीलिए ऑक्सीजन की वैल्यू जो होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, वो नाइट्रोजन से क्या होगी बच्चे, कम होगी। तो नाइट्रोजन ज्यादा होता है अपने आजू बाजू वालों से और बेरिलियम ज्यादा होता है अपने आजू बाजू वालों से। ये आने वाला नीट में क्वेश्चन है, लिख के रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये वाली सीक्वेंस, क्या करना है, जाने फिर कोई क्यों नहीं मानती कि वो भी कर सकती है क्या, नीट का एग्जाम क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3D सीरीज की आयोनाइजेशन एंथैल्पी याद करनी है, जिंक की ज्यादा, फिर आयरन की, फिर कोबाल्ट की, फिर कॉपर, निकल, मैंगनीज, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड स्कैंडियम। तो ये आपका सीरीज आ जाती है। उसके बाद डी ब्लॉक की बात करते हैं, 3D, 4D और 5D सीरीज में क्या वेरिएशन देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना है कौन, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और निकल। टीवी करनी, टीवी करनी, टीवी करनी, टीवी करनी, टीवी करनी, टीवी करनी। यहां पर आपका ट्रेंड क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, याद रखना। टॉप टू बॉटम जाने पे यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। लेकिन अगर बात करी जाए इन मेंबर्स की, बाकी बचे हुए की, इनमें आपका ट्रेंड क्या आएगा बच्चे, इनमें आपका ट्रेंड ये वाले ग्राफ के अकॉर्डिंगली आता है।
ठीक है, क्या है मैम इसके अंदर बच्चे, क्योंकि देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए ना यहाँ पर, इस वजह से तो यहाँ पर इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है। मतलब क्या है मैम, 5D की सबसे ज़्यादा होती है, फिर 4D की होती है और फिर 3D की होती है। तो आपका ये जनरल ट्रेंड देखने को मिलता है बाकियों के लिए। ठीक है, क्या बात समझ आ गई? तो ये आपको याद रखना है, टीवी करनी से याद रखना है, टीवी करनी उनका अलग होता है और बाकियों का अलग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं बोरोन फैमिली के ऊपर। बोरोन फैमिली में आपको W बनाना आता है ना, W, ये वो W नहीं है जो गोलमाल वाली पिक्चर थी, कौन सी थी मूवी, कुछ तो थी वो W वाली मूवी है ना, जिसके नीचे सोना मिलता है। तो ये W बनाना आता है। ये W हमारा इनऑर्गेनिक का थोड़ा टेढ़ा है। थोड़ा टेढ़ा का मतलब क्या है, W को हमने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो बोरोन की फैमिली कर दो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो बताओ किसका कितना सीक्वेंस आ जाएगा? यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा सबसे ज़्यादा बोरोन होगा, फिर उसके बाद में आएगा थैलियम, फिर उसके बाद आएगा थैलियम, उसके बाद आएगा गैलियम, ठीक है, उसके बाद गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर इंडियम हो जाएगा। तो ये आपकी सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोरोन फैमिली में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या वेरिएशन रहता है। फिर कार्बन फैमिली देख लो, कहे सीता जी प्रभु सुन आ जाएगा। ठीक है, सुन प्रभु नहीं, प्रभु सुन, मतलब लेड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टिन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने पर कितनी एनर्जी हम रिलीज कहते हैं निकलेगी, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेफ्ट टू राइट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए और टॉप टू बॉटम कम होनी चाहिए, ये होना चाहिए जनरल ट्रेंड। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। हेलोजन में क्लोरीन की ज्यादा होती है ना, लेफ्ट टू राइट ज्यादा होनी चाहिए थी, तो लेफ्ट टू राइट क्या होनी चाहिए थी, ये टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, यानी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लेकिन यहाँ क्लोरीन की और सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, है ना। ये कहते हैं फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से नहीं ले पाता, तो इस वजह से हम क्लोरीन की ज्यादा करते हैं। राइट एवरीवन। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में, मतलब सोच रहे हो फ्लोरीन को तो एक कदम पीछे भेजा, अगर इसका ऑर्डर देखना हो तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, मतलब फ्लोरीन को एक कदम पीछे भेजा है, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, इसको मिस मत कर देना। नोबल गैसेस की बात करें तो हीलियम, जीनोन, आर्गन, क्रिप्टॉन का नियर बाय और नियॉन का सबसे ज्यादा रहता है। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है। ठीक है जी, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये एक्सेप्शन रहती है बोरोन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में और कार्बन फैमिली में। ये एक्सेप्शंस आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको याद करनी है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या रहती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम जाने पर घटती है। ये जनरल ट्रेंड होता है, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है बोरोन फैमिली में। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला होना चाहिए था, बट यहाँ पर चेंज कर दिया, एल्यूमिनियम को सबसे लास्ट में भेज दिया। ठीक है जी, उसके बाद में गैलियम, इंडियम, थैलियम और बोरोन आ गया हमारे पास में इसका सीक्वेंस। और ऐसे ही बाकियों में एंड एसबी और बीआई की क्या रहती है, नियर टू कंपेरेबल रहती है। और कार्बन फैमिली में सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की नियर बाय रहती है, कंपेरेबल रहती है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बहुत यूजफुल हो रही है, आई जस्ट ट्रूली बिलीव आप सभी के लिए। बच्चे नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है। इसीलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ये सॉफ्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, चेक करके देखना कॉन्फिगरेशन बना के, और हाईली वॉलेटाइल होते हैं इसीलिए, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनके अंदर बॉन्ड नहीं बनेंगे स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड नहीं स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तो इसी वजह से आसानी से उड़ जाते हैं, मतलब वॉलेटाइल होते हैं। इसके एक्सेप्शंस अगर देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट में ये बच्चे एक्सेप्शंस है, जिसमें बोरोन अगर देखा जाए तो बहुत हाई रहता है। इतना हाई क्यों रहता है? बिकॉज बोरोन को B12 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी जब हम ज्योमेट्री देखते हैं तो B12 के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। आइकोसाहेड्रल इसका क्या रहता है, ज्योमेट्री रहता है, जिसकी वजह से बहुत 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 हार्ड होता है। और गैलियम की बात करें तो गैलियम Ga2 की फॉर्म में रहता है, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है। ठीक है, ऐसी नाइट्रोजन की फैमिली, ऑक्सीजन की फैमिली और कार्बन की फैमिली। तो आपको ये ट्रेंड जो है मैंने अलग से सेपरेटली लिख दिए हैं, आपको ये लर्न करने हैं, बिकॉज दीज आर दी एक्सेप्शंस। राइट एवरीवन। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जिसको ओपी पॉइंट बोलेंगे हम। देखो जी, ये तुम्हारे लिए ना गुंजन में मेहनत कर करके सारे पॉइंट्स लिख के आए, क्योंकि वो टेबल्स पढ़नी बहुत डिफिकल्ट लगती है तुम लोगों को, मुझे पता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन उठा के आ जाते हैं। तो ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो बच्चे क्या होता है, ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस ये होता है, बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस ये होता है। देख रहे हो डिफरेंस? मेल्टिंग पॉइंट में नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज उसके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा रहती है, इस वजह से नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा। उसके बाद में फॉस्फोरस को सबसे लास्ट में भेजो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, और ये बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस है।
ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं एसिडिक और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ती है। एच आसानी से निकल जाएगा, तो वही चीज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगी? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, यानी हाइड्रोजन को देने की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो बच्चा लोग, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दैट मीन बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी चाहिए। तो अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर ये मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, है ना जी। हमारे पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की जब बात करी जाए तो बिकॉज यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा रहता है ना, जिसकी वजह से क्या रहेंगे? फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स रिपल करेंगे और फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बच्चे? कम हो जाएगी। इसीलिए अपना ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आता है लुईस एसिड का ऑर्डर। लुईस एसिड का ऑर्डर, लुईस एसिड का मतलब क्या होता है? लुईस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मुझे बताना तुम लोगों को यही पता था कुछ और, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वीडियो को अभी टाइम स्टैम्प लगा के मुझे जरूर बताना। लुईस एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन को ले, है ना। तो यहाँ पर हमें लगा तो था कि BF3 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, बट ऐसा नहीं होता। BF3 में बच्चे बैक बॉन्डिंग लगती है, बैक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से फ्लोरीन उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बोरोन को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होगा, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा BI3, BBr3, BCl3 और BF3, ये बन जाएगा लुईस एसिड का ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाना वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इस बार हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये नोट पॉइंट है बच्चे। नोट पॉइंट क्या है? अगर बात करें कॉपर और क्रोमियम की, ये एनोमली दिखाते हैं। किस चीज की एनोमली? इस चीज की दिखाते हैं कि यार यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी दूसरी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों मैम? बहुत ज्यादा क्यों होती है? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर दूसरे का निकालने के लिए कहेंगे ना, ये गुस्सा करके आंखें बड़ी बड़ी करके दिखाएगा कि मैं नहीं निकाल रहा। क्यों भाई? देखो जी, क्रोमियम की बात करते हैं ना, जब क्रोमियम की, तो यहाँ पर आ जाओ, इधर 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 बच्चे। क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम के पास 24 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 24 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, कुछ ऐसे ही फिल करेंगे। ये एनोमैलस एक्सेप्शन, इसका कॉन्फिगरेशन होता है 3D में 5 और 4s में 1। अगर इसको कहेंगे तू एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, कहेगा ठीक है मैं खुशी खुशी निकाल दूंगा एक इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको कहेंगे ना दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ये बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाएगा कि मैं नहीं निकालता, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में मैं हाफ फील्ड स्टेबल नहीं हूँ, मैं हाफ फील्ड से कम हो जाऊंगा, इसीलिए अनस्टेबल होगा, इसीलिए इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी? दूसरी वाली ज्यादा होगी। ऐसे ही सेम ये है, ये अभी फुलफिल्ड है ना, एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल देगा, लेकिन उसके कहेंगे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल, तो कहेगा मैं डी को नहीं छोड़ने वाला, डी में मेरे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े, मैं स्टेबल हो चुका हूँ, मैं नहीं निकालूंगा, इसीलिए इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि फ्लोरीन जो है वो MF4, MF7 की तरह एग्जिस्ट नहीं करता। MF7 मतलब कि फ्लोरीन इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं स्टेबल कर पा रहा है, लेकिन यही बात करते हैं ऑक्सीजन कर पा रहा है। ऑक्सीजन Mn2O7, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बॉस? +7 है, तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट फ्लोरीन इतना नेगेटिव होने के बावजूद ये नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकता, लेकिन मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो जाती है और वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अभी देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए क्या बना सकता है ये मैंगनीज के साथ में ऑक्सीजन +7 एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ऑक्सीजन क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। तो ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या MnF7 एग्जिस्ट करता है, तो तुम कहोगे नहीं करता है। क्या MnO2 मतलब Mn2O7 एग्जिस्ट करता है? यस मैम करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, तो क्राउडिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। क्राउडिंग नहीं होगी, स्टेबल हो जाएगा। सो आई जस्ट ट्रूली बिलीव कि आज की सारी एक्सेप्शंस आपकी इस वीडियो में तुम्हारी गुंजन मैम ने कवर कर दी होगी। कोई भूल चूक हुई हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना। बाकी मेरी तरफ से आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की सेशन तुम्हें कैसा लगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको इसको शेयर कर दूंगी, केमिस्ट्री बाय गुंजन गोयल। आप वहाँ से इस PDF को ले सकते हो, यहाँ पर भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो तुम्हें PDF मिल जाएगी, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तैयारी बढ़िया से करते रहो। कॉमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कॉमेंट जरूर बताना कि सेशन कैसा लगा। सी यू ऑल देन द नेक्स्ट कमिंग क्लास। टिल देन बाय बाय एंड गुड लक।